जय हिंद। मैं वकील कुमार। आज हम लोग बात करेंगे 26/11 मुंबई हमला के बारे में, जिसमें स्पेशली टारगेट किया गया था ताज होटल को। आखिर इस ताज होटल में कितने लोग मारे गए, इसमें कौन से आतंकवादी संगठन का योगदान था, साथ में जिस दौरान हमला किया गया था इस होटल पे, उस समय गौतम अडानी जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इसमें शामिल था। हम लोग बात करेंगे आखिर उनके साथ क्या हुआ और टोटल कितने लोग इसके अंदर मारे गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह ताज होटल है जो हमला से पहले इस तरीके का दिखता था। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो इस तरीके का हाल कर दिया आतंकवादियों ने। तो आखिर हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके का हाल करने में पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन था उसमें कौन सा आतंकवादी संगठन का योगदान था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आतंकवादी संगठन है उसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा। इसका जो चीफ है, इसका जो हेड है, उसका नाम है हाफिज सईद। इन्होंने ही इतनी बड़ी घटना को प्लान किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में मरवाया। इस आतंकवादी में टोटल 10 आतंकवादी शामिल था। उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यदि कोई आतंकवादी था तो वो था अजमल कसाब। अभी जो आप देख रहे हैं ये अजमल कसाब है। इसका उम्र महज 25 साल था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। तो आखिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसा कैसे, किस तरीके से अंजाम दिया। तो यहाँ पर आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है और ये समुद्र का रास्ता हो जाता है। इसी समुद्र के रास्ते से मुंबई बंदरगाह पर यह आतंकवादी पहुँचा था। इस समुद्र के रास्ते से पहुँचने के लिए इन्होंने स्पीड बोट का सहारा लिया था, लेकिन रास्ते में ही इसका स्पीड बोट खराब हो गया, जिसके दौरान इन्होंने देखा कि कोई भारत का जहाज़ आ रहा है। उस जहाज़ को बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद जितने भी लोग उस पर सवार थे मार दिया और खुद से उस जहाज़ को चला करके ये भारत के मुंबई शहर में एंट्री लिया। जब मुंबई शहर के अंदर एंट्री लिया तो इन्होंने जो 10 लोग आया हुआ था अपने साथ हथियार के साथ अलग अलग ग्रुप बनाया, 2-2 लोगों का, और सभी लोग अपने अपने टारगेट पे पहुंच गया ऑटो का इस्तेमाल करके। जिस ऑटो का इस्तेमाल करके वो गया हुआ था उसके अंदर बम लगा दिया था और कुछ ही समय के बाद वो बम ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण मुंबई पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हम इधर दौड़े या इधर दौड़े। वो मुंबई पुलिस को परेशान कर दिया और अपने अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच गया। तो हम लोग आखिर बात करेंगे कि ये जो आतंकवादी था सबसे पहले किसको निशाना बनाया। तो ये जो आतंकवादी था सबसे पहले निशाना CST रेलवे स्टेशन को बनाया, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। आखिर रेलवे स्टेशन को इन्होंने क्यों टारगेट बनाया? क्योंकि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर टारगेट बनाया। और इस टारगेट में जब वहाँ पर वो पहुँचा तो उसके पास हथियार के रूप में AK-47 था और साथ में फेंकने वाला बम हैंड ग्रेनाइड था इनके पास। तो ये हैंड ग्रेनाइड का इस्तेमाल करके 1 घंटा के अंदर में टोटल 58 लोगों को मौत का घाट उतार दिया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि CST रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया था। वो तो शुक्र मनाइए, यहाँ का एक कर्मचारी जो था उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया आतंकवादियों का हमला यहाँ पर हो चुका है, अपनी जान बचाने के लिए आप लोग इसको खाली कर दे। तो बहुत सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए इस स्टेशन को खाली कर दिया। उसी दौरान जो आतंकवादी दूसरा ग्रुप था उन्होंने अलग जगह पर हमला किया। उस जगह का नाम था लियोपोल्ड कैफ़े। ये लियोपोल्ड कैफ़े बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर लोग, विदेशी लोग जो घूमने के लिए आते हैं इस कैफ़े में आते हैं पार्टी वगैरह सब करने के लिए। इनको क्या पता कि ये हमारा ज़िंदगी का आखिरी पार्टी होने जा रहा है। उसी दौरान यहाँ पर आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनाइड लेकर के आया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे विदेशी मारे गए। अभी आप देख सकते हैं कि उसी दौरान जो आतंकवादियों का कुछ ग्रुप था वो ताज होटल पर भी हमला कर चुका था और उसी ताज होटल के अंदर में हमारे देश के टॉप अमीर इंसान, टॉप बिजनेसमैन गौतम अडानी जी भी इस होटल के अंदर मौजूद थे। ये अपना मीटिंग ले रहे थे, लेकिन जब ये इनके टीम को पता चला कि आतंकवादियों का हमला हो चुका है तो इन्हें किसी तरीके से NSG कमांडो के द्वारा
बचा लिया गया और सेफ इन्हें होटल से बाहर निकाल लिया गया। उसी दौरान जितने भी आतंकवादी थे, हमला करके सभी के सभी आतंकवादी ताज होटल के अंदर पहुंचा। फिर कुछ समय के बाद पूरे मुंबई पुलिस को पता चला। मुंबई पुलिस हेड कंट्रोल दिल्ली फ़ोन किया और दिल्ली जब फ़ोन किया गया तो एनएसजी कमांडो को वहां से भेजा गया। लेकिन एनएसजी कमांडो को आने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया, लेकिन फिर भी एनएसजी कमांडो यहां पर आए और ऑपरेशन टॉर्नेडो किए। इस ऑपरेशन टॉर्नेडो के माध्यम से बहुत सारे आतंकवादियों को मौत का घाट उतार दिया गया और बहुत सारे लोगों को इस होटल के अंदर से सुरक्षित निकाला गया। ये आप देख रहे हैं एनएसजी कमांडो है, हमारे देश के सबसे भरोसेमंद कमांडो। जब भी हमारे देश पर कोई आँच आता है तो ये हमेशा तैयार होता है। एक एनएसजी कमांडो 100 आतंकवादियों पर भारी पड़ सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल हमारे देश के एनएसजी कमांडो हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आतंकवादी का कुछ ग्रुप बचा हुआ था वो नरमन हाउस पर हमला किया। अब बोलिएगा कि सर आखिर नरमन हाउस पर हमला क्यों किया गया? तो नरमन हाउस एक ऐसा जगह था जहाँ पर जो यहूदी लोग थे, कभी भी भारत आते थे तो वो यहूदी लोग इस जगह पर रुकते थे। इस जगह का नाम था नरमन हाउस। तो यहूदियों के साथ पाकिस्तानियों का खानदानी दुश्मनी है, वो यहूदियों को कभी देखना नहीं चाहता है, इसलिए इस नरमन हाउस को उन्होंने टारगेट बनाया। और यहाँ पर ये आप निशान देख सकते हैं, ये हैंड ग्रेनाइड का निशान है। यहाँ पर भी बहुत से ज़्यादा यहूदी लोग मारे गए। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद बहुत सारे आतंकवादी हमारे एनएसजी कमांडो के द्वारा मारे गए थे। लेकिन उसी दौरान एक आतंकवादी जिनका नाम था अजमल कसाब, वो घटना को अंजाम दे करके भाग रहे थे। जब वो भाग रहे थे मेन रोड पे, उसी रोड पर पुलिस वगैरह सब हमारे देश के मौजूद थे और उस रास्ता को घिरे हुआ था। उस पर बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी किया जाता है पुलिस के द्वारा, जिसमें अजमल कसाब को गोली लग जाता है और वो मरने का नाटक करता है। उसको जब पकड़ने के लिए जाता है तो वो जिंदा था लेकिन मरने का नाटक कर रहा था। उसको जब पकड़ने के लिए जाता है तो इस टूकाराम कांस्टेबल जी पे बहुत बड़ा हमला किया जाता है उस आतंकवादियों के द्वारा, और AK-47 का जितना भी गोली होता है सभी इसके ऊपर खाली कर देते हैं, जिसमें हमारे देश के कांस्टेबल टूकाराम जी तो शहीद हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मियों को बचा लेते हैं। उसमें अजमल कसाब पकड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनएसजी कमांडो, ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा पावर है हमारे देश के लिए। लेकिन ये जितने भी ऑपरेशन कर रहे थे एनएसजी कमांडो, उस ऑपरेशन का सीधा लाइव प्रसारण, लाइव ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाला न्यूज़ चैनल वाला दिखा रहा था। और ये न्यूज़ चैनल वाले को कुछ पता ही नहीं था कि भैया ये जो हम लाइव दिखा रहे हैं कि हमारा आर्मी किस तरीके से पोजीशन लिए हुआ है, किस तरीके से मार रहा है, यह लाइव प्रसारण पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अपने टीवी पर देख रहा था। और उसे टीवी पर देखते हुए वो आतंकवादी जो ताज होटल के अंदर में मौजूद था उसको इशारा करता था कि बाहर नहीं निकलना, बाहर में एनएसजी कमांडो बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो 26/11 हमला हुआ था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए मारा गया क्योंकि उसमें सबसे बड़ी गलती यदि कोई किया था तो वो न्यूज़ चैनल वाला था। भैया कौन सा ज़रूरत था इस न्यूज़ चैनल वाले को लाइव दिखाने का कि हमारे देश के अंदर जो एनएसजी कमांडो है कहाँ पर पोजीशन लिए हुआ है। आतंकवादियों को पता चल गया था, वो बाहर झांक के देख ही नहीं रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समय लग गया और हमारे देश के बहुत से लोग मारे गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताज होटल को किस तरीके से बर्बाद कर दिया था आतंकवादियों ने। सारा का सारा आतंकवादी मर गया था, लेकिन एक ही आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, उसका नाम था अजमल कसाब। ये जो अजमल कसाब आप देख रहे हैं, इन्हें बाद में हमारे देश के कानून ने 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडे जेल में फांसी दे दिया गया सुबह 7:30 बजे। लेकिन यदि हम बात करें कि इन्हें फांसी तो दे दिया गया, लेकिन हमारे सरकार का इसके ऊपर कितना खर्च हुआ, तो टोटल इसके ऊपर 3.5 करोड़ का खर्चा आया था इन्हें जिंदा रखने के लिए। लेकिन इन्हें जिंदा रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बाद में इन्होंने ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन
भारत को दिया कि हमें भेजने वाला लश्कर तैयबा ही था और हमारा मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत के अंदर नुकसान पहुंचाना। इन्होंने सारा का सारा बयान दिया। फिर बाद में पाकिस्तानियों ने कबूला कि हाँ भाई, ये जो अजमल कसाब है हमारे देश का ही नागरिक है जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा देश इसके एक्शन में कोई रिएक्शन नहीं किया। हमें भी इसके ऊपर हमला करना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार चुप रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 26/11 हमला जो है ये हमारे देश के सुरक्षा एजेंसी का भी नाकामयाबी है। दूसरी बात कि हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है इतना ना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि हर चीज़ को वो पॉलिटिकली देख रहा है, जिसके कारण हमारा देश बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है कि यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।